नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 30 दिन पूरे हो गए। इस दौरान सरकार ने भी अपना सम्मेलन आंदोलन का एक जाल फैला दिया है। एक महीना पहले हाईवे को बीच से काट देने और सीमेंट के बने भीमकाय बोल्डरों से रास्ता रोकने की तस्वीरों से लगा था कि किसान बैरिकेड की दीवार नहीं पार कर पाएंगे। बेशक सरकार ने किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया, लेकिन किसानों ने भी अपने आंदोलन को बैरिकेड में बदल दिया है। किसान आंदोलन सरकार के बनाए बैरिकेड की दीवारों से अपनी दीवार ऊंची करने लगा, मगर बैरिकेड सिर्फ वही नहीं थे जिसे पुलिस लगा रही थी। एक दूसरा बैरिकेड भी था जो पुलिस के लगाए बैरिकेड से ज्यादा ऊंचा और मजबूत था। गोदी मीडिया का बैरिकेड। जल्दी ही किसान खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी नाम के बैरिकेड से घेर दिए गए। आप देखेंगे कि सरकार से बातचीत को लेकर आंदोलन में 6 महीने के इंतजार का धीरज तो है, लेकिन पहले ही 2-3 दिनों में गोदी मीडिया को लेकर धीरज चला गया। आंदोलन के भीतर गोदी मीडिया के बहिष्कार के तरह तरह के पोस्टर लगा दिए गए। रिपोर्टरों ने अपने माइक की पहचान उतार दी, जिसे चैनल आईडी कहते हैं, ताकि वे किसानों के बीच चैनल के नाम से पहचाने ना जा सके। इन रिपोर्टरों की गलती नहीं थी, लेकिन स्टूडियो से जब किसानों को आतंकवादी कहा गया तो उनके रिपोर्टरों का विरोध किया जाने लगा। मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का है, लेकिन कर्जे में डूबे किसानों के बीच उनकी साख मिट्टी में मिल गई। किसान यूट्यूब में स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों को देखने लगे और स्थानीय चैनलों का नाम अपनी जुबान पर बड़े बड़े ब्रांड की जगह लाने लगे। किसान आंदोलन को लेकर इन खुदरा चैनलों की रिपोर्टिंग पर अलग से रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है, लेकिन किसान आंदोलन जल्दी ही गोदी मीडिया को लेकर अपनी समझ बदलने भी लगा। इस आंदोलन में पहली बार एक अखबार ने जन्म लिया जिसका नाम ट्रॉली टाइम्स है। किसान एकता मोर्चा के नाम से ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल बना लिया गया। यूट्यूब चैनल को अब 10 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर फॉलो करते हैं। गोदी मीडिया चैनल आते हैं, वो सिर्फ आंदोलन की कमियां ढूंढने के लिए आते हैं। आपके 1-2 चैनल हैं, एनडीटीवी हैं, दूसरे चैनल्स हैं, 1-2 का और भी नाम लूँगा, कुछ पंजाबी चैनल हैं। वो केवल और केवल इस आंदोलन की धड़कन को दिखा रहे हैं, कैसे किसान रात को सोता है, कैसे वो ठंड में ठिठुर रहा है, कैसे वो परेशान है। उन परेशानियों को दिखा रहे हैं ताकि सरकार पर कुछ दबाव बढ़े। छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो वो हकीकत छोटी छोटी चीज़ों को कैच करके जो दिखाते हैं, दुनिया उन पर विश्वास भी कर रही है, इसलिए गोदी मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं करती। इनके तो बैनर लगा के दुनिया ने बाइकआउट कर दिया इनका, तो कहाँ से विश्वास करेंगे? कोई हकीकत ऑन ग्राउंड की हकीकत दिखाएंगे तभी तो कुछ इनका को पता चलेगा। पिछले काफ़ी सालों से मीडिया जो है ना हमेशा बायस्ड रहा है और अपनी फेवरेट न्यूज़ को हमेशा वो टॉप प्रायोरिटी पे रखता रहा है। और कितने सालों से हम जानते हैं कि जिस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हैं उसी को बड़ा बनाते हैं। पब्लिक के वो कितना क्लोज है, पब्लिक कितना उससे जुड़ी हुई है या धरातल से कितना वो मैटर करता है, वो मीडिया का लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ बाइट्स का ज़्यादा मिलती हैं, उनकी व्यूअरशिप कहाँ बढ़ती है, टीआरपी कहाँ बढ़ती है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका। यहाँ का तो कुछ दिखाया नहीं जा रहा असल में। यहाँ पर दिखाया क्या जा रहा है कि भाई वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो डेक लगा के घूम रहे हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बढ़िया खा पी रहे हैं, लेकिन रात को सो कैसे रहे हैं वो नहीं दिखाया जा रहा। रात को जो उनको परेशानी हो रही है, जो औरतों को बाथरूम जाने की परेशानी हो रही है वो नहीं दिखाया जा रहा। जो पीने की समस्या है पानी की वो नहीं दिखाया जा रहा। जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाई जा रही। मतलब सब कुछ दिखाया जा रहा है किसान के विरुद्ध, और वो जो सरकार बोल रही है, जो सरकार प्रोपोगंडा कर रही है। इन 30 दिनों में किसानों का यह आंदोलन मीडिया से लड़ने का आंदोलन भी बन गया। उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, लेकिन आदर के साथ अपने विरोध से जता दिया कि उनका विश्वास गोदी मीडिया में नहीं रहा। यह आंदोलन कई तरह की नई नई छवियों को साथ लेकर आया था, जिसके लिए दिल्ली का मीडिया और गोदी मीडिया दोनों तैयार नहीं थे। आपने प्राइम टाइम में देखा होगा कि किस तरह पंजाब से आए 32 किसान संगठनों की सदस्यता केंद्र के कानून के बाद बढ़ने लगी है और लोग मुख्य धारा के दलों से जुड़ने के बजाय इन किसान संगठनों से जुड़ने लगे। एक पेपर इस पर भी लिखा जा सकता है, भले ही अखबारों में क्लोजअप वाली तस्वीरों में पुरुष किसान दिख रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे की झुर्रियां और गहराई आंदोलन को एक प्रभावी रूपक दे रही हैं। लेकिन इस आंदोलन में आई महिलाओं के पास भी किसानी की ही पहचान है। मीडिया ने इन्हें लंगर के आसपास ही ढूंढा, लेकिन वो यहां भी हैं, मंच के ऊपर और मंच के सामने।
भाषण देते हुए और भाषण सुनते हुए आधी आबादी या जीवन संगिनी के रूपक को उतार ये महिलाएं अपने किसान होने की पहचान की दावेदारी कर रही हैं, जो भारतीय खेती किसानी का पिछले 3-4 दशकों का नया चेहरा भी हैं। छवियों का जीवन इतना ठोस होता है कि महिलाएं ज्यादा खेती करती हैं, लेकिन किसानों की तस्वीर पुरुषों के नाम से छपती है। हरिंदर बिंदु के पिता की हत्या खालिस्तानियों ने कर दी थी, तो यहाँ जसबीर कौर एक संगठन के पैसे का हिसाब किताब रखने में मशगूल हैं। आपने किसी आंदोलन में ऐसी तस्वीर कब देखी? इस जीप को महिलाएं चला रही हैं, सवार सारी महिलाएं हैं। 2020 की तमाम तस्वीरों पर यह तस्वीर अकेले भारी पड़ जाएगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि खेतों से ऐसी तस्वीरें आपके ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो जाएंगी। ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन मांगों से ज्यादा किसानी को लेकर चली आ रही तस्वीरों को बदलने आया है। वैसे पुरुष भी खाना बनाते हैं। लंगर में रोटियां बेलते हुए और पकाते हुए इन पुरुष किसानों की तस्वीरों के लिए भी मीडिया तैयार नहीं था कि इस एक काम के आने से, करने से किसानी का काम कितना साझे का काम हो सकता है। हम शायद पंजाब को नहीं जानते हैं, गुरुद्वारों की व्यवस्था को नहीं जानते हैं, जहां करोड़पति भी किसी दूसरी की खाई थाली को धोता नजर आता है, जिन्हें हम जूठी थाली कहकर छूने लायक नहीं मानते। गोदी मीडिया उत्तर भारतीय जाति व्यवस्था का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। सौरभ शुक्ला ने कुछ महिला किसानों से बात की। सौरभ चाहते हैं कि उनकी जिंदगी के पहलुओं को सास बहू और साजिश के फ्रेम से निकलकर देखा जाए। खेती के संकट ने उनके जीवन को कितना प्रभावित किया है और वो क्यों इस आंदोलन में सर्द भरी रात खुले आसमान के नीचे काट रही हैं। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं है। उनकी डेथ हो गई? हाँ जी। तो आप अकेले किसानी करती हैं? हाँ जी, कल ही काम करती हूँ। पटियाला के तरीबै गांव से आई 41 साल की कुलविंदर कौर हमसे बात करते करते भावुक हो जाती हैं। 4 साल पहले पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अकेले गांव में 4 बीघे जमीन पर खेती करती हैं और अपने इकलौते लड़के को पढ़ाती हैं। इस साल भी अकेले ही धान की फसल काटी और बेचकर जो पैसा मिला उसे लेकर यहाँ सिंघू आ पहुंची हैं। सुबह से लेकर शाम तक लंगर में सब्जी काटकर अपना योगदान दे रही हैं। खेती में काम करती हूँ, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, तो घर वाला सीओ भी पूरा हो गया। तो मैं खेती करती हूँ, फसल बढ़ती हूँ, किसी को कहती हूँ किसान सिट आता है तो मैं अड़ती तो पैसा ले आती हूँ जाके बेटे के साथ। तो आप अकेले अपने बेटे के साथ रहती हैं? बेटे के साथ रहती हूँ, तो बेटे के साथ इतने आई हूँ। 30 साल की अमनदीप और तरसेम सिंह की शादी अभी 2 महीने पहले हुई। हनीमून जाने की बजाय अमनदीप सिंघू बॉर्डर पर अपने पति के साथ सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगाती हैं, पत्तल उठाती हैं, यहाँ तक नालियां साफ करती हैं। पेशे से अमनदीप यूरोप के साइप्रस में नर्स हैं। हमने चाहा कि हम टेंट के आसपास साफ करते हैं थोड़ा, फिर करते करते मज़ा आने लग गया, फिर आगे कर लें। यहाँ पे खाना खाते हैं लोग, वहाँ पे साफ सफाई कर दें, जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे भी चलो कर ही देते हैं। तो ऐसे करते 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 ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे सारे जो हमारे लोकल यहाँ पे आते हैं, तो ये एरिया हमने संभाल लिया धीरे धीरे। तो अभी हमारा रूटीन बन गया, डेली मज़ा आता है। रात को सोते हैं तो यही सोच के कि सुबह जल्दी जल्दी उठेंगे और अभी यहाँ पे सफाई करेंगे। उधर सुकून मिलता है जी, बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ करके कराया आज दिन भर में। जी, सोचा था हम भी देश विदेश जाएंगे, मतलब मालदीव का सोचा था, केरला जाएंगे, कहीं मतलब माउंटेन एरिया में जाएंगे, हिमाचल जाएंगे। लेकिन बाद में सोचा है कि वहाँ पे क्या करेंगे, मतलब 2-4 दिन हफ्ता रह लेंगे, मतलब ऐसे देख के वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे, हर दिन एक नई चीज़ देखेंगे, एक नई खबर सुनेंगे। बुजुर्ग महिला किसानों का जज्बा तो और भी जबरदस्त है। जालंधर के करैंदा गांव की 70 साल की राजिंदर कौर रोज अकेले लंगर के चूल्हे पर बैठकर अकेले 1,500 से ज्यादा किसानों के लिए रोटियां सेकती हैं। गांव से अपने पति के साथ आई थीं, पति खेती देखने वापस चले गए, पर राजिंदर यहीं डटी हुई हैं। 70 साल में आप कितने लोगों का खाना बना रही हैं यहाँ पे? सवेर तो लेके शाम तक जिन्ने मर्जी खा जाना। जितने मर्जी खा जाएं, सबको बनाती हैं? हाँ, सबको। तो आप किसानी भी करती हैं गांव में? किसानी करते हैं, हाँ। हम आप डंगर रखे आ, हाँ, भैंसे रखी आ।
पैसे रखे? हाँ, दूध निकालते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। मोदी तो खो ही जाता है ना, वो तो हमारी जमीन छीनने को फिरता। यहाँ सैकड़ों महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को पंजाब में छोड़कर सिंघू बॉर्डर पर बिना किसी शिकन के सेवा में लगी हुई हैं। बच्चों की याद नहीं आती? आती है, क्या किया जाए, जब साढ़े हाथ ही बढ़ लेंगे तो क्या करेंगे, घर में जाके क्या करेंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे। लंगर पकाने से लेकर मंच में भाषण देने और सुनने में महिला किसान पुरुष किसानों से ज्यादा भागीदारी निभा रही हैं। कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वैसे ही जो किसान आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर हो या टीकरी बॉर्डर पर हो, उस किसान आंदोलन के पीछे भी इन महिलाओं का हाथ है, क्योंकि तमाम लोग धरने पर बैठे हैं, उनको खिलाने वाले ये लोग हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, वो मिल करके हजारों किसानों का पेट भर रही हैं। सुबह शाम लगातार रोटियां बनाती हैं, सब्जियां बनाती हैं, सब्जियां काटती हैं और कहती हैं कि हम गांव में किसानी करते भी हैं और यहाँ पर भी आके सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन चले उसके पीछे पेट भरा रहना बहुत ज़रूरी है। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी पूजा आर्या के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अगर किसान गोदी मीडिया से अपने स्पेस के लिए लड़ रहा है तो सरकार भी गोदी और अर्ध गोदी मीडिया में अपने स्पेस के लिए लड़ रही है। अर्ध गोदी मीडिया क्या है, इस पर फिर कभी। बहरहाल 2020 के बाद से आप भारत के मीडिया को संपूर्ण गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया के खांचे में बांटकर देखना शुरू कर दीजिए। सरकार ने भी मीडिया स्पेस पर अपनी दावेदारी बढ़ाई। किसानों को लेकर तरह तरह के पोस्टर और दावे ट्वीट किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों करोड़ों किसानों से मिलने का, बात करने का दावा किया गया। 1 महीने से लगेगा कि इस देश में एक ही मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय, और सारे मंत्री कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री किस किसान नेता से मिल रहे हैं, इसकी तस्वीर रेल मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। खेती को लेकर सरकारी दावे की कहानी वैध और जरूरी स्टोरी लगे, इसके लिए सरकार मैदान में उतर गई। मीडिया को कवर करना ही है, प्रधानमंत्री संबोधित जो करने वाले हैं। सरकार की तरफ से मीडिया को लेजिटिमेट यानी वैध स्टोरी उपलब्ध कराने की इस रणनीति पर किसी को रिसर्च पेपर लिखना चाहिए। इस एंगल के साथ कि सरकार मीडिया स्पेस के साथ साथ अपने संसाधनों और माध्यमों से भी स्वतंत्र रूप से किसान से संवाद करने के प्रचार युद्ध में उतर गई है। क्या उसका भी आज के संपूर्ण गोदी मीडिया और अर्ध गोदी मीडिया पर कम भरोसा है? एज आई सेड कि पिछले 1 महीने से सारे मंत्री कृषि मंत्री हो गए हैं और लग रहा है कि भारत में एक ही मंत्रालय है जिसका नाम कृषि मंत्रालय है। 1 महीने से दिल्ली की सीमा पर किसान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए दिल्ली के भीतर कई मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। ये मंत्री 4-5 किलोमीटर की और यात्राएं कर लेते तो आंदोलनरत किसानों से मिल भी सकते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रंजीत नगर मंडल में प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए गईं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारका में तैनात किए गए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रामनगर में, तो शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी तिलक नगर में। कुल 20 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनमें से 13 दिल्ली में भेजे गए अटल बिहारी वाजपेयी के याद में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रेल मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश में हापुड़ गए और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चेन्नई गए। भारत के इतिहास में किसानों के कानून को लेकर सरकार की तरफ से इतना बड़ा प्रचार युद्ध कभी नहीं लड़ा गया होगा। इतनी चर्चा अगर संसद में हो गई होती तो इस बिल को लेकर, कानून को लेकर कई बातें बेहतर तरीके से सामने आ सकती थी। गृह मंत्री अमित शाह यहां प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए आए। गृह मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुख हैं, जिसके नियमों से कोरोना महामारी के समय किसी जगह पर जमा होने की शर्तों को लागू कराया जाता है। यहां भी सामाजिक दूरी काफी दिख रही है। इस दिल्ली के लोगों ने मास्क ना पहनने पर 25 करोड़ से ज्यादा जुर्माना दिया है। मुझे तो यहां सारे मास्क में ही नजर आ रहे हैं। इस सभा स्थल को बड़े बड़े पोस्टरों से भर दिया गया। किसानों को लेकर मोदी सरकार की नीतियों के पर्चे बांटे जा रहे थे। आज के दिन कई जगहों पर बीजेपी ने भी कार्यक्रम किए हैं और सरकारी कार्यक्रमों में भी बीजेपी के नेता शामिल हुए हैं। इसलिए इस फर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता कि सरकार का कौन सा कार्यक्रम था और बीजेपी का कौन सा। अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के नेता थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे देश के किसानों से बात करने का दावा हो रहा है, तो दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से भी बात हो सकती थी। संदेश साफ है, जो भी आंदोलन करेगा उसे सरकारी आयोजनों से छोटा कर दिया जाएगा। वैसे अभी जो आप दिल्ली की सीमा पर देख रहे हैं वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आंदोलनों का समापन समारोह है। होते रहेंगे और आगे भी होंगे, तो सम्मेलनों से जब भी होंगे इन्हें सम्मेलनों से घेर दिया जाएगा। इतने बड़े इवेंट के सामने क्या किसानों का आंदोलन टिक पाएगा? किसने सोचा था कि प्रधानमंत्री के इवेंट के नाम से भारत सरकार एक वेबसाइट ही लॉन्च कर देगी। आज के कार्यक्रम के लिए इस वेबसाइट पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार 8 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री के इवेंट के लिए पंजीकरण कराया। कार्यक्रम का नाम तो यही है कि किसानों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत और पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त का वितरण। 24 दिसंबर आधी रात के बाद कृषि मंत्री ने ट्वीट किया था कि पिछली शाम यानी 23 दिसंबर तक 2 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लोगों का नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन 25 दिसंबर की सुबह जब हमने देखा तो संख्या 8 करोड़ हो चुकी थी। 6 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करा लिए इतने कम समय में, या कृषि मंत्री को सही जानकारी नहीं दी गई? किसानों को इस कार्यक्रम को सुनने के लिए पंजीकरण कराने की जरूरत ही क्यों थी? क्या पंजीकरण कराने वाले सभी 8 करोड़ लोगों को पंचायत से लेकर जिला स्तर पर कहा गया था कि भाषण सुनने के लिए ऐसा करना होगा? क्या पंजीकरण कराने वाले 8 करोड़ लोगों में कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी या दूसरे विभाग के कर्मचारी, अधिकारी भी हैं? इसका पता तो डेटा ऑडिट से ही चल पाएगा। बहरहाल पीएम इवेंट नाम की वेबसाइट देखकर इंडियन एक्सप्रेस में लिखा मेरा एक लेख मुझी को याद आ गया। इत्तेफाक देखिए, वो लेख 31 दिसंबर 2016 को छपा था और टाइटल था वेलकम द इवेंटोक्रेसी, ट्रैक बाय कॉमेडिया। राज्यों में विकास खंड स्तर तक किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और करोड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अभी तक 2 करोड़ किसानों का कल शाम तक हो चुका है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। बाय द वे, आपने जॉर्ज ऑरवेल की 1984 तो नहीं पढ़ी है ना? उनका ख्याल इसलिए आ गया कि ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ था। जॉर्ज ऑरवेल मेरे होम बड्डी थे। क्या आप पीएम इवेंट साइट के बारे में जानते थे? क्या यह साइट इतनी लोकप्रिय थी कि 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के भीतर 6 करोड़ लोगों ने इस पर आकर पंजीकरण करा लिया? पीएम इवेंट वेबसाइट नई लगती है क्योंकि इस पर सितंबर महीने से ही पीएम इवेंट के डिटेल हैं। ऐसे कार्यक्रम भी दिखे जिनमें 60 और 39 लोगों ने पंजीकरण कराए, और ऐसे भी कार्यक्रम दिखे जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराए। किसान सम्मान निधि के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में पैसे गए हैं, लेकिन पिछली किश्त में 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में गए थे। ये 1 करोड़ क्यों कम हो गए? आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में, जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है। ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा, भद्दा उदाहरण हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। इन सब का जवाब आपको प्राइम टाइम के 21 एपिसोड में मिल जाएगा। आप फिर से देख सकते हैं, यूट्यूब में है, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। प्रधानमंत्री और हरियाणा के एक किसान के बीच हुए सवाल जवाब का प्रसंग आपको देखना चाहिए। बागवानी में क्या क्या करते हैं आप? 3 एकड़ में नींबू की खेती कर रखी है, 7 एकड़ में अमरूद लगा रखा है जी। और आपका सारा सामान दिल्ली में बिक जाता है? नहीं जी, हम लोकल मंडियों में बेच देते हैं। यहाँ नजदीक छोटी छोटी मंडियों में बिक्री हो जाता है। अच्छा, यानी ये जो एपीएमसी उसके बाहर भी बेचते थे? हाँ जी। और वो उसको आपको पूरा पैसा मिलता है? पूरा पैसा मिलता है जी। पहले से ज्यादा अच्छा मिलता है?
अच्छा मिलता है जी। अभी एमएसपी पे धान बेचा चलिए, हुआ मैं MSP पे पहले बेचा तो है। आपको और आपके सभी भाइयों को बधाई देता हूं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नई बात कह दी। उन्होंने कहा कि इस कानून को 1-2 साल के लिए लागू हो जाने दीजिए, फिर कोई कमी नजर आएगी तो प्रधानमंत्री संशोधन कर देंगे। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, 1-2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं, बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा, सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात तथ्यों और तर्कों पर होगी। उन लोगों को भी जो हमारे गौर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूं, मैं नम्रता के साथ कहता हूं, हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। इन बयानों से साफ है कि सरकार कानून के विरोध से बिल्कुल विचलित नहीं है। आंदोलन को तय करना है कि वह संवाद का कौन सा रास्ता तय करेगा। पहले तो जो 18,000 करोड़ का जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो इतनी क्या बड़ी बात है। वो पहले से अनाउंस किया हुआ है, उसका एक किश्त देना था, वो दिया है, तो इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है। एक बात। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं कि किसानों की मंडियां नहीं जाएंगी, एमएसपी नहीं जाएगी। देखिए, एमएसपी मिलता कहाँ है। पहले हमारा ये डिमांड है कि एमएसपी शुड बी देयर, एमएसपी शुड बी ए लीगल राइट। और अगर प्रोक्योरमेंट का गारंटी नहीं है तो एमएसपी जितना अनाउंस भी किया जाता है, कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है, यूपी में मिलता है, मक्की पे मिलता है, गेहूं पे मिलता है, चावल पे मिलता है। ये अगर मिलता है कहीं तो वही मिलता है जहाँ किसान थोड़े यूनाइटेड हैं। तो इसलिए ये जो एमएसपी की गारंटी की बात है, ये एमएसपी अगर देना है तो दे शुड अनाउंस C2+50% के फार्मूले के अनुसार एज ए लीगल राइट टू ऑल फार्मर्स ऑन ऑल द क्रॉप्स। अभी 23 पर मिलता है, 6% किसानों से ज़्यादा किसी को एमएसपी नहीं मिलता है। तो ये अगर बोलते हैं प्रधानमंत्री, उनको एक बिल लाना चाहिए, इसका कानून बनाना चाहिए। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में महामना मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवत मान ने किसान बिलों की वापसी को लेकर नारे लगाए। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। अन्नदाताओं को किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। संजय सिंह का यह विरोध साहसिक था, लेकिन विपक्ष के विरोध को भी आप ठीक से देखिए। एक किस्म की औपचारिकता दिखेगी। कैसे? सरकार और बीजेपी अपना पक्ष रखने के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, पर्चे और पोस्टर छापे जा रहे हैं। जो बातें कही जा चुकी हैं, उन्हीं बातों को बार बार कहा जा रहा है। जिनका तथ्यों से खंडन किया जा चुका है, उन बातों को भी दोहराया जा रहा है। दूसरी तरफ क्या विपक्ष वापस लो के अलावा आम जनता तक यह बात पहुंचा पा रहा है कि क्यों इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए? उनके तथ्य क्या हैं, तर्क क्या हैं? शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने आज दोपहर 1 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे का दिल्ली से जयपुर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। जयपुर से दिल्ली आने का रास्ता पहले ही बंद किया जा चुका है। बॉर्डर बंद हो जाने से ट्रैफिक को NH8 से रेवाड़ी डाइवर्ट करना पड़ा। गाड़ियों का जाम बहुत लंबा लग गया। किसानों की जरूरतें पूरी करने के कई मॉडल आजमाए जाने के बाद पास में वेयर हाउस किराए पर लिया गया और यह मॉल बना दिया गया। 70% सामान लोगों ने दान में दिए हैं और 30% खरीदे गए हैं। सारी खरीदारी आसपास की दुकानों से हुई है। इससे पास की अर्थव्यवस्था पर अच्छा असर पड़ा होगा। कोई इस पर भी रिसर्च पेपर लिख सकता है।
जो हमारा पर्पस है इस किसान मॉल को सेटअप करने का, एक डोनेशंस को जो लोगों ने हमें डोनेशंस दी हैं उसको एक सही ढंग से एक प्रॉपरली उसकी प्रोसीजर बना के उनको टोकन्स ट्रॉलीज में बांट के वो आते हैं, लिस्ट लेके आते हैं। कोई भी किसान यहाँ पे आके हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे पास 30 आइटम्स हैं वो हमारे से ले सकते हैं। ये रैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, हमारे वॉलंटियर्स उनको जो जो उनके लिस्ट में टिक किया हुआ है वो सामान उनको कैरी बैग्स में डाल के देते हैं। सो ये एक उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमने ये जो प्रोजेक्ट है लॉन्च किया। अब प्राइम टाइम में तथ्यों की जांच। 19 दिसंबर को सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में बताया था कि एनडीए सरकार ने बिहार में खेती को उन्नत बनाने के लिए 4 कृषि महाविद्यालय और 1 नया कृषि विश्वविद्यालय बनाए हैं। पंकज भारतीय ने इनमें से एक का हाल जानने का प्रयास किया है। आजकल बनने वाली नई इमारतें डिजाइन और बाहरी रंग रूप में ऐसी तो होती ही हैं कि आप पहली प्रतिक्रिया में शानदार, चमकदार और असरदार कह उठेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किशनगंज का कॉलेज ऑफ फिशरीज सरकार के रेडार से बाहर है। इसी 10 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री ने 10 करोड़ की लागत से बनने वाली एक प्रयोगशाला का शिलान्यास किया था। इस कॉलेज में 10 प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन एक में भी लैब टेक्नीशियन नहीं है। लेकिन हमारे सहयोगी पंकज भारतीय ने बताया कि 2019 में 28 छात्रों ने और 2018 में 25 छात्रों ने नामांकन कराया था। एक सत्र में 40 छात्र ही एडमिशन ले सकते हैं। 85 टीचर होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 7 हैं। सभी अतिथि पढ़ा रहे हैं, हिंदी में जिन्हें परमामिंट कहा जाता है। प्रधानाचार्य भी डेपुटेशन पर हरियाणा से 5 साल के लिए आए हैं। मछली पालन सीखने के लिए छात्रों को पटना या बंगाल जाना पड़ता है। हमारा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 85 है, जो हाईएस्ट इंडिया में है। इससे ज्यादा किसी भी कॉलेज के पास स्ट्रेंथ नहीं है। और इन सभी पोस्टों को भरने के लिए राज्य सरकार ने जो स्वीकृति दी है, यूनिवर्सिटी उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, हो सकता है बहुत जल्दी इसकी भर्ती भी हो जाएगी। 85 पोस्टों के अलावा हमारा जो दूसरा स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है या फार्म के लिए चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह चाहिए, टोटल मिला के 185 सीटें पोस्टें वो हमारे को सैंक्शन है गवर्नमेंट से। साहित्य की दुनिया के लिए एक दुखद खबर है। उर्दू अदब के स्तंभ शमसुर रहमान फारूकी साहब का इंतकाल हो गया है। फारूकी साहब को कोविड का संक्रमण हुआ था और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। मैं उनके काम के बारे में तफसील से बताने के काबिल नहीं हूँ, फिर भी संक्षिप्त जानकारी यही है कि इलाहाबाद में ही रहकर उन्होंने 40 से अधिक किताबें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी। 40 साल तक शबखून पत्रिका का संपादन किया। उनकी रचना कई चांद थे सरे आसमां उर्दू फिक्शन की बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब को पढ़ने वाले बताते हैं कि पढ़ने के बाद अरसे तक उसके असर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसा कहने वालों में नाचीज एंकर भी शामिल है। मीर तकी मीर के बारे में शेर शोर अंगेज मानी हुई किताब है। उर्दू का आरंभिक इतिहास भी आप पढ़ सकते हैं। सरस्वती सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। पढ़ने लिखने की दुनिया के जिन लोगों को उनकी सोहबत मिली वे बेहद खुशकिस्मत लोग थे। आजमगढ़ की पैदाइश थी। हम और आप कम जानते हैं, मगर जो जानते हैं उन्हें पता है कि आज इस दुनिया को किस हस्ती ने अलविदा कहा है। हम उनकी रवानगी पर सर झुकाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उर्दू का आंगन आज वीरान हो गया। शिलोंग चैम्बर क्वायर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हिंदी प्रदेशों में सब जानते हैं। संगीत के बिना क्रिसमस की कल्पना नहीं कर सकते। भारत में भी अलग अलग जुबान में क्रिसमस के गीत गाए जाते हैं। शिलोंग चैम्बर क्वायर का मानना है
कि क्रिसमस में हमारा ध्यान सेंटा क्लॉज और क्रिसमस की तरफ चला जाता है, मगर यह त्योहार असल में बेथलेहम के छोटे से परिवार में जीसस क्राइस्ट के जन्म के बारे में है। अपनी नई एल्बम में उन्होंने इसी शुरुआत को संबोधित किया है। आप सुनिए और आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो प्राइम टाइम में आपसे मुलाकात अब अगले साल होगी। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।